नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था कि लिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आप उसकी पहचान करोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो टॉपिक अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। फिर भी कहीं कोई किसी को डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार हम इसकी पहचान करेंगे। तो सबसे सबसे पहले चलते हैं हम इसकी परिभाषा की तरफ। तो परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्या? संज्ञा या सर्वनाम का। संज्ञा के बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का मतलब भी नाम होता है और सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। ठीक है। तो परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आती है। तो इसका पहला उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। तो इसमें राम क्या है? कर्ता है। रावण को, राम ने मतलब कर्ता ने, कर्म को करण से। ठीक है, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है इनके। राम कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इस वाक्य को देखते हैं। तो राम ने, राम राम कौन हो गया? कर्ता। और रावण कर्म, रावण को बाण क्या हो गया? साधन। मतलब किस माध्यम से मारा है, किस कौन सी मतलब तरीका यूज किया है, कौन सा साधन यूज किया है। ठीक है। मारा क्या है? क्रिया। तो पूरा हमने क्या बताया था? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। तो वाक्य के अन्य पद क्या हैं? ये कर्ता, कर्म, साधन, क्रिया, ये क्या है? सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, तभी तो हमारा पूरा वाक्य बना है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, हार्दिक ने प्रतिभा को डंडे से मारा। तो इसमें कर्ता क्या? कर्ता कौन है? हार्दिक। प्रतिभा कौन है? कर्म। उसने काम क्या किया? प्रतिभा को मारा। किससे? और किससे मारा? डंडे से। तो डंडे से क्या हो गया? साधन। ठीक है। मारा क्या है? क्रिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार वाक्य में हम कर्ता, कर्म, साधन और क्रिया की पहचान करेंगे। एक बार किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, साधन क्या होता है, क्रिया क्या होती है। क्रिया के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है। अब चलते हैं हम कारक के प्रकार की तरफ। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं और उसमें संस्कृत में 6 प्रकार होते हैं। ठीक है। सबसे पहला है कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है। तो हमने इसकी एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी इसको देख रहा है, सुन रहा है, उसे वो सब कुछ अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, वो टॉपिक एक बार में ही क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो हर किसी को, जो भी वीडियो देखता है, सुनता है, एक बार में ही अपना टॉपिक क्लियर कर ले। ठीक है।
तो ट्रिक देखिए, ट्रिक है कारक के कारक के की सास की आस अधूरी रह गई। तो अब देखिए कैसे पहचान करेंगे कारक का, ये क्या है, किसकी ट्रिक बताई हमने, कारक की, कारक के प्रकार की। ठीक है, तो कारक जो भी हम ट्रिक बनाते हैं, जिसकी भी, जैसे संज्ञा की या सर्वनाम की या जिस किसी भी ट्रिक अभी तक बनाई है, उसके आगे अगर हम लगा देते हैं ना संज्ञा और फिर उसके भेदों के बारे में ट्रिक है जो वो लगा देते हैं, तो वो हमें याद रह जाता है कि किसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, कारक के की सास की आस अधूरी रह गई। अब कारक तो हो गया, अब के से क्या है, कर्ता, दूसरे वाले के से है कर्म, की से है करण, स से है संप्रदान, और आ है ना सास, आ से अपादान, और सा से संबंध, और फिर आ से है अधिकरण, और फिर है सा से है संबोधन। के की सास की आस अधूरी रह गई, के से कर्ता, दूसरे वाले के से कर्म, जो की लिखा है वो की से करण, और स से संप्रदान, और आ, जो आ का डंडा है ना, आ की मात्रा है, तो वो क्या है, आ से अपादान, स से संबंध कारक, अ से अधिकरण कारक, और स से संबोधन कारक। इस प्रकार ये कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, समझ आया। अब हम चलते हैं कारकों की पहचान के बारे में, कि कारक की पहचान किस प्रकार की जाती है। कारक की पहचान कारक चिन्हों से की जाती है। जैसे देखिए, पहला कौन सा कारक है हमारा, कर्ता कारक। तो कर्ता ने क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है। इसी से हम पहचान पाते हैं कि किस वाक्य में कौन कर्ता है कौन कर्म है, किसकी सहायता से, विभक्ति चिन्हों के माध्यम से। ठीक है, तो पहला है हमारा कर्ता, कर्ता ने, कर्ता की विभक्ति चिन्ह तो ने हो गया, लेकिन कर्ता होता कौन है, क्रिया को करने वाला, यानी काम को करने वाला। जैसे एग्जाम्पल दिया था ना हमने, हार्दिक ने प्रतिभा को डंडे से मारा। तो किसने मारा, हार्दिक ने। तो क्रिया किसने की है, काम किसने किया है, हार्दिक ने। तो ये कर्ता कौन हो गया, हार्दिक। ठीक है, दूसरा देखिए, कर्म को, क्रिया से, ये क्या है, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, और इसका काम क्या होता है, ये क्रिया से प्रभावित होने वाला है, मतलब जो काम किया जा रहा है उससे प्रभावित होने वाला। अब हार्दिक ने प्रतिभा को, ठीक है, तो प्रतिभा को, ये क्या है, मार किसको पड़ी है, प्रतिभा को। तो ये जो कर्ता ने काम किया है उसका प्रभाव इस पर पड़ा है, प्रतिभा पर। ठीक है, अब तीसरा है करण, करण से के द्वारा, इसका विभक्ति चिन्ह है से, या तो वाक्य में से लिखा आ जाए, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, या फिर के द्वारा। इसका दूसरा हम क्या लगा सकते हैं, के द्वारा, बाण के द्वारा मारा। ठीक है, या बाण से मारा। तो दोनों ही वाक्य में, दोनों में से कोई एक मिल जाए तो वहाँ पूछ लिया जाए कि इसमें से करण कारक कौन सा है, तो आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, अब है हमारा, अब क्या है तीसरा, करण कारक। करण कारक हो गया, करण, हाँ करण के बारे में बात कर रहे थे ना हम। तो करण से के द्वारा, इसकी क्या है, विभक्ति चिन्ह है, क्रिया का साधन या उपकरण। तो करण क्या होता है, क्रिया का साधन, जो काम किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई साधन या माध्यम चाहिए। ठीक है, जैसे हार्दिक ने प्रतिभा को डंडे से मारा, तो डंडे से, तो ये क्या हो गया हमारा, साधन या उपकरण। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके चौथे भेद की तरफ। वो कौन सा है, संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है, को के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए, जिसके लिए कोई काम किया जाए। को हम उसमें भी रख सकते हैं,
जैसे हम किसी को कोई चीज़ दान देते हैं, जैसे गरीबों को कंबल दिया गया, तो वो जो कंबल दिया गया वो एक तरह से दान के रूप में दिया गया है। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, गरीबों के लिए कंबल दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संप्रदान। अब पांचवा भेद है हमारा अपादान। अपादान में क्या है, या तो से आ जाए, से हमारा करण में भी आ रहा था, लेकिन इस से का मतलब कुछ अलग है। इस से का मतलब है अलगाव, जहाँ पर अलगाव दिखाई दे। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो वो पत्ता क्या पेड़ से अलग हो गया। ठीक है, समझ आया? तो पेड़ से वो अलग होकर नीचे जमीन पर गिर गया। तो जहाँ पर अलगाव दिखाई दे वाक्य में, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। अब ऐसा नहीं है कि मतलब पेड़ से पत्ता गिरा, तो जब हम आधी चीज़ की जानकारी लेते हैं ना, तब ऐसा होता है। जब हम आधी वीडियो देखते हैं तो उसमें बहुत से बच्चे जब वो पूरा नहीं देख पाते, तो वो क्या करेंगे, करण कारक भी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, एग्जाम अगर करण और अपादान दोनों दे रखे हों, जब तक कोई व्यक्ति पूरा किसी टॉपिक को नहीं पढ़ता है तब तक उसे क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमें हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो अपादान से तो इसमें भी है, करण में भी है, लेकिन दोनों की पहचान करने का तरीका अलग है। करण में क्या था, से है जो, या के द्वारा ये क्या थे, माध्यम या उपकरण, साधन या उपकरण। और इसमें क्या है, अपादान में से, जहाँ पर अलगाव दिखाई दे। जैसे राम घर से बाजार गया, या फिर रोहन घर से विद्यालय गया, तो घर से तो अलग हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अलगाव दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने छठे भेद की तरफ। का के की, ये इसका कौन सा विभक्ति चिन्ह है, का के की। का के की, रा रे री, ये सब मतलब जहाँ भी मिल जाए आपको वाक्य में, तो वहाँ संबंध कारक होता है। और इसकी पहचान किस करोगे, जहाँ दो पदों का पारस्परिक एक दूसरे से संबंध दिखाया जाए। क्या, जहाँ दो पदों का एक दूसरे से संबंध, रिलेशन, मतलब दोनों वाक्य हैं जो वो आपस में कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, जुड़ाव दिखाया जाए। अब सातवां है अधिकरण। अधिकरण, इसका विभक्ति चिन्ह है में पर। जैसे मैं कह दूं कि मेज पर पुस्तक रखी है, तो किस पर रखी है पुस्तक, मेज पर। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। अब इसकी पहचान करने का वो देखिए, किस प्रकार पहचान करेंगे, जो क्रिया के आधार, स्थान, समय या अवसर का बोध कराए। किस किस चीज का, स्थान, क्रिया के आधार, मतलब काम करने का आधार क्या है, कोई स्थान के बारे में बात की जा रही है, जैसे वह कमरे में बैठा है। ठीक है, या वह कमरे के अंदर है, तो वह है तो वो कमरे के अंदर ही ना। तो कोई पूछेगा कि रोहन कहाँ है, तो दूसरा बंदा क्या बोलेगा कि वह कमरे में है। ठीक है, तो ये क्या है, जो क्रिया के आधार, क्रिया के आधार यानी इसमें स्थान भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, अवसर भी हो सकता है। अवसर क्या होता है, मौका का बोध कराए, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। अब आठवां है हमारा संबोधन कारक। हे अरे, किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए। अब इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक मैं कराऊँ वो बहुत अच्छे से कराऊँ। ठीक है, ताकि बच्चे को दोबारा किसी और किताब को उठाने की ज़रूरत ना पड़े, या कुछ और देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार में ही टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला है हमारा कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। क्या, जिस रूप से क्रिया, काम के करने वाले का बोध होता है, यानी काम किसके द्वारा किया गया है,
उसके बारे में बताता है, वह कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को। हम बचपन से इन सब चीज़ों को सीखते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पहचानने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है बच्चों से। तो इसमें एक विशेष नोट के रूप में हम कह सकते हैं कि कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहला है भूतकाल में अकर्मक क्रिया कर्ता के साथ परसर्ग विभक्ति चिन्ह ने नहीं लगता है। जैसे हम क्या सोचते हैं कि कर्ता ने, तो हमें हर वाक्य में ने नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके भी कुछ नियम होते हैं कि कहीं कहीं पर ने हटा दिया जाता है। तो कब हटाया जाता है? भूतकाल में, यानी पास्ट में अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था कि कर्म रहित, कर्म के बिना, ठीक है। भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ परसर्ग विभक्ति, परसर्ग क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है जो ने नहीं लगता है। जैसे वह हंसा, ठीक है, तो इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है और भूतकाल है, ठीक है, लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे वह ने हंसा, ये तो कोई सेंटेंस हुआ ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा क्या नियम है इसका? वर्तमान काल और भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ, सकर्मक पता है कर्म के साथ, ठीक है, क्रिया के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो वर्तमान काल के बारे में भी पढ़ा है हमने, जो भी चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? वर्तमान काल और भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। कब कब नहीं होता है? अकर्मक क्रिया होती है जहाँ भूतकाल में, तब कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। दूसरा क्या है? वर्तमान काल और भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के साथ, भूतकाल की क्या थी? अकर्मक क्रिया, और वर्तमान और भविष्य की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग या ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह फल खाता है, तो इसमें ने नहीं आया ना, ने का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह फल खाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक। तीसरा नियम देखिए, कभी कभी कर्ता के साथ को तथा से का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे इसके सेंटेंस देख लीजिए किस प्रकार आ सकते हैं। जैसे बालक को सो जाना चाहिए, जैसे दोपहर के टाइम या रात ज़्यादा हो जाती है, तब माता पिता कहते हैं ना कि अब बच्चे को सो जाना चाहिए, कि सोने का टाइम हो गया है, बच्चे को सो जाना चाहिए। दूसरा देखिए, रोगी से चला नहीं जाता, इसमें क्या? रोगी की असमर्थता दिखाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें से और को दोनों तरह के वाक्य हमने देख लिए। तो इसमें रोगी से ये माध्यम तो नहीं हुआ, ना ही अलगाव हुआ, तो ये कर्ता कारक है, ठीक है। समझ आया? बालक को सो जाना चाहिए, इसमें भी कर्ता कारक है। चौथा इसका जो नियम है वो देखिए, इसके दो तरह से होते हैं, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। मतलब एक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, एक इस तरह के सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं जिसमें परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, और एक इस प्रकार के होते हैं जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो अब चौथा जो नियम है इसका, कर्ता कारक का प्रयोग। पहला है परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। सबसे पहले हम बात करते हैं परसर्ग सहित कर्ता कारक का प्रयोग। पहला नियम है भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? भूतकाल की अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। अगर भूतकाल में अकर्मक क्रिया है तो उसके कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? भूतकाल की सकर्मक क्रिया में
कर्ता के साथ ने परसर्ग ने विभक्ति चिन्ह जो वो लगाया जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक पढ़ी ये किसकी, पास्ट की बात हो गई, भूतकाल की बात है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक। दूसरा नियम है प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ, प्रेरणार्थक मतलब जहाँ पर प्रेरणा मोटिवेट करके किसी से कोई काम करवाया जाता है। ठीक है, या कराया या करवाया जाता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, मतलब मैंने उसे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, या मैंने उससे पाठ पढ़वाया। ठीक है, तो ये क्या है, तो जहाँ पर इस तरह के सेंटेंस आते हैं वहाँ पर कर्ता कारक होता है। तीसरा है जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते हैं तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, जब संयुक्त क्रिया आपको पता था ना, दो वाक्यों को जोड़ने वाली। संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते हैं, कर्म सहित होते हैं, कर्म वाले होते हैं, तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल ने उत्तर दे दिया, तो किसने उत्तर दिया, राहुल ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक। अब चौथा है हमारा परसर्ग रहित कर्ता कारक का प्रयोग। मैंने बताया था ना, दो तरीके से हम पहचान करेंगे, एक परसर्ग रहित और एक परसर्ग सहित। तो अभी हमने पढ़ा था परसर्ग सहित मतलब विभक्ति चिन्ह के साथ, और दूसरा है विभक्ति चिन्ह के बिना। ठीक है, ठीक है, इसके नियम देखिए क्या कहता है। भूतकाल की अकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ये तो पहले भी पढ़ा है हमने, जैसे राम गिरा। ठीक है, दूसरा है वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगता है। वर्तमान काल हो और भविष्य काल में हो तो क्या नहीं लगता, ये सेंटेंस देख के हमें पता चलेगा। ठीक है, जैसे बालक पढ़ता है या बालक पढ़ेगा, तो यहाँ पे वर्तमान भी है, बालक पढ़ता है, और बालक पढ़ेगा भविष्य काल, तो इसमें ने नहीं लगाया है। ठीक है, इसमें ये ऐसे तो नहीं बोलेंगे बालक ने पढ़ता है, ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ। तीसरा नियम क्या कहता है, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना आदि आते हैं वहां पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या क्या आते हैं, लगना, जिन वाक्यों के अंत में लगना, जाना, सकना ये शब्द आते हैं वहां पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उसे पटना जाना है। ठीक है, ये भी कर्ता कारक है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, जाना। तो इसकी पहचान क्या है, जिन वाक्यों के अंत में लगना, जाना, सकना आदि आते हैं वहां पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता। अब है कर्ता कारक में को का प्रयोग। विधि, क्रिया और संभाव्य बहुत से कर्ता प्राय को के साथ आते हैं। जैसे राम को जाना चाहिए, मतलब संभाव्य क्या, संभावना, और विधि क्रिया मतलब विधिवत तरीके से कोई काम किया जाए। जैसे राम को जाना चाहिए, तो इसमें ये भी कर्ता कारक है। इसमें बताया ना कर्ता कारक के साथ को और से का प्रयोग भी हो सकता है, तो वो ये है। अब कर्ता कारक के बारे में मैंने पढ़ लिया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के ट्रिक भी हमने देख ली। के की कारक के की सास की आस अधूरी रह गई। ठीक है, ये जो ट्रिक है वो सिर्फ याद कराने के लिए है, जिससे हमें इसके जो भेद हैं उनके नाम याद हो जाए। दूसरा है हमारा, अब चलते हैं कर्म कारक की तरफ। किसकी तरफ, कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का मतलब काम का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। जैसे
जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कर्म क्या है, कर्म किस शब्द में है, तो आप बता सकते हो। इतना तो आपको इतना अच्छी तरह से मैं आसान शब्दों में पढ़ा रही हूँ। तो मैं एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे दिया करूँगी जो आप कमेंट के माध्यम से उसके उत्तर दोगे, ठीक है। तो जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, किसको सुला रही है, बच्चे को, तो ये क्या हो गया, कर्म। वो क्या काम कर रही है, बच्चे को सुला रही है, ठीक है। और क्रिया क्या है इसमें, सुलाना। तो इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, किस पर, बच्चे पर, इसलिए बच्चे को कर्म कारक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और एक और पहचान देखिए, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। वो क्या कहता है, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जहाँ भी वाक्य के अंत में आपको ये सारे शब्द मिले, ठीक है। जैसे मोहन ने सांप को मारा, तो इसमें कर्म क्या हो गया, सांप को, मारा क्या हो गया, क्रिया। जैसे रिया फल खाती है, रिया फल, इसमें को नहीं आया है, लेकिन रिया फल को खाती है, ठीक है। तो फल क्या हो गया, कर्म, और खाना क्रिया। अब हम चलते हैं तीसरे कारक की तरफ, करण कारक। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न किया जाए। क्या कह रहा है वो, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न किया जाए, वह करण कारक कहलाता है, विभक्ति चिन्ह से के द्वारा। करण तो हमने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर साधन, जिस माध्यम से, जिस उपकरण के माध्यम से जो काम किया जा रहा है, वहाँ पे करण कारक होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा। जैसे बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो बालक हो गया कर्ता, और गेंद से करण कारक, और खेलना हो गया क्रिया। अब हम चलते हैं चौथे कारक की तरफ, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, देना या दान करना, ठीक है। अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को वस्त्र दो, या गरीबों को वस्त्र देना चाहिए, गरीबों के लिए, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, को के लिए या किसके लिए। जैसे गुरुजी को फल दो, तो किसके लिए फल देना है, गुरुजी के लिए, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, दक्ष वंश को सेब देता है, तो किसको देता है, वंश को, यानी वंश के लिए सेब देता है। पांचवा कारक है हमारा अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से, जहाँ पर अलग होने का भाव नजर आए। पहचान क्या है, किससे, जैसे, ठीक है। जहाँ पर वाक्य में किससे या जैसे शब्द आ जाए, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। उदाहरण देखिए, बच्चा छत से गिर पड़ा, तो कहाँ से गिर पड़ा, छत से, वो छत से अलग हो गया, मतलब छत, पहले छत पर था और छत से नीचे गिर गया, तो छत से वो क्या अलग हो गया। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता
गिर कर कहाँ पर गिरा, जमीन पर, तो पेड़ से वो पत्ता अलग हो गया। जैसे शीला घोड़े से गिर पड़ी, तो वो घोड़े से अलग हो गई, तो अलगाव दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने छठे भेद की तरफ। संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। संबंध जहाँ दो पदों के बीच में या एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध दिखाया जाए। जैसे यह कमला की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? कमला की। तो संकेत करके कहा जा रहा है कि यह जो गाड़ी है वो कमला की है। तो कमला का गाड़ी से संबंध बताया जा रहा है। अब सातवां है हमारा अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब काम करने का आधार क्या है? विभक्ति चिन्ह में, पर, या भीतर, ऊपर, बीच, ये शब्द आपको जहाँ भी वाक्य में मिल जाए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। पहचान, किस में, किस पर, किस पे। ठीक है, कोई भी वाक्य दे रखा है उसमें अगर आपको ये तीन शब्द नजर आते हैं न, हमें मतलब उस वाक्य को इन तीन शब्दों के नज़रिए से देखना है। जैसे उदाहरण देखिए, महल में दीपक जल रहा है, तो किस में दीपक जल रहा है? आ गया ना किस में, तो किस में दीपक जल रहा है? महल में। तो ये हो गया अधिकरण। ठीक है, अब हम चलते हैं, अधिकरण हो गया हमारा। अब आते हैं हम संबोधन की तरफ। संबोधन कारक क्या होता है? जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो। किसी को बुलाना हो या किसी को सावधान करना हो तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो इसमें संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है ना, वैसे ही संबोधन चिन्ह होता है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो भैया के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है या फिर संबोधन चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या है? क्यों रो रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अरे भैया में कौन सा कारक है? संबोधन कारक। ठीक है, तो एक कारक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके 8 कारक की पहचान बता दी और 8 भेदों की पहचान आप किस प्रकार करोगे, ट्रिक भी हमने बताई है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए कि टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका अभ्यास भी बहुत ज़रूरी होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, भूखे को भोजन दो, तो ये तो अभी अभी पढ़ा है हमने। इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो भूखे को या भूखे के लिए, मतलब भूखा व्यक्ति है, भूखे व्यक्ति के लिए भोजन दो। तो जहाँ देने का भाव आता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। ठीक है, समझ आया? अब दूसरा है हमारा, नानी बच्चों को सुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो इसमें बच्चों को, किसको सुला रही है? बच्चों को, इसमें है कर्म कारक। तीसरा है गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। ऑप्शन है हमारे करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और कर्म कारक। तो गरीबों को या गरीबों के लिए वस्त्र दो, तो इसमें कौन सा है? संप्रदान कारक। अब चौथा है हमारा, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति हमने बताया था ना। ऑप्शन देखिए, पहला है को, दूसरा है से, तीसरा है ने, चौथा है के लिए। तो अपादान कारक में क्या आएगा? से। जहाँ पर से नजर आ जाए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा या बालक छत से गिरा, तो इसमें वाक्य में क्या? से है। ठीक है, और अलग होने का भाव, सबसे मेन हमें क्या देखना है? जिस वाक्य में अलग होने का भाव दिखाई दे तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अमित के बाद सुमित प्रधान अध्यापक बने,
रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो इसमें क्या है, ऑप्शन है हमारे करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। पूरे टॉपिक को पढ़ना, समझना और फिर कमेंट करके इसका आंसर देना। ठीक है, आंसर सबको देना है जो जो इस वीडियो को देखेगा। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन है हमारा, समर्थ जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताइए। तो पहला ऑप्शन है हमारा अपादान कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है संबंध कारक, चौथा है संप्रदान कारक। तो समर्थ जयपुर से, वो जयपुर में है लेकिन वो जयपुर से कहाँ जा रहा है, दिल्ली। तो जयपुर से तो वो अलग ही हो रहा है ना, तो इसमें अपादान कारक। यहाँ पर क्या है, अलगाव का भाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी जिस वाक्य में अलगाव का भाव दिखाई दे, अलग होने का भाव दिखाई दे, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अब चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। विहान का सारा जीवन मानव सेवा में बीत गया, तो इस वाक्य में कारक बताइए। ऑप्शन है करण कारक, दूसरा है अपादान कारक, तीसरा ऑप्शन है संबंध कारक, चौथा ऑप्शन है संप्रदान कारक। तो इसमें क्या है, विहान का, तो इसमें क्या है, संबंध दिखाया गया है। ठीक है, वाक्य का विहान का सारा जीवन, तो किसका जीवन, विहान का क्या सारा जीवन मानव सेवा में बीत गया, यानी इसमें क्या है, संबंध दिखाया गया है कि उसका जीवन कैसे बीता है, मानव सेवा में। ठीक है, तो इसमें संबंध कारक होगा। 8वां क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा, ये तो हमने कई बार एग्जाम्पल दे दिया, तो इसमें अपादान कारक। अब है 9वां क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कर्ता कर्म करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, और अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अरे। ठीक है, ये 8 भेद होते हैं। तो अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। किस वाक्य में अपादान कारक है, वाक्य देखिए। पहला है रीता फल खाती है, दूसरा है चाकू से फल काटो, तीसरा है रोहन विद्यालय जाता है, मतलब रोहन घर से विद्यालय जाता है। चौथा है रवि पुस्तक पढ़ता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन है हमारा, तेजस्वी ने गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो मैंने पहले ही बताया था, जहाँ देने का या दान करने का भाव नजर आए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो इसमें इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा संप्रदान कारक। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो इसमें क्या है, करण दे रखा है, अपादान है, संबंध है, कर्म है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें होगा करण कारक, गंदगी से। ठीक है, अब 13वां है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, अभी बताया था हमने। ऑप्शन देखिए, कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान। तो को के लिए किस में आता है, जो चौथा हमारा कारक होता है संप्रदान कारक, के लिए या को लिखा आ जाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब 14वां क्वेश्चन देखिए, रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। ऑप्शन है अधिकरण कारक, दूसरा है कर्म कारक,
तीसरा है कर्ता कारक, चौथा है संप्रदान कारक। तो ये हो गया में या पर किसके कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह थे? अधिकरण कारक के। रमा पर बहुत कर्ज है। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 15वां क्वेश्चन। रमेश को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो क्या था? कर्म को। तो इसमें कौन सा होगा? नहीं, कर्म नहीं आएगा, इसमें कर्ता आएगा। एक पढ़ा था ना हमने, परसर रहित और परसर सहित और कर्ता में को भी आता है। तो रमेश कौन है? कर्ता। तो रमेश को तेज बुखार है, तो इसमें कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। अनिल घर से बाहर गया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। अब घर से तो वो अलग ही हो गया, घर से बाहर गया है, तो अलगाव का भाव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेज पर किताब है, यहाँ पर शब्द किस कारक का चिन्ह है? पर किसका चिन्ह है? अधिकरण में पर। ऑप्शन करण, अपादान, अधिकरण, संप्रदान। तो आपको एक सबसे पहले तो कारक की परिवार, कारक होता क्या है, पूरा वीडियो आप देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके विभक्ति चिन्ह 2-3 बार रिवाइज करना, तो ये चैप्टर ना बहुत ही आसान है, तो ये आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो वो क्या कह रहा है? रेखांकित है हमारा इसमें आम। ठीक है, तो बच्चों ने क्या नहीं खाया? आम को नहीं खाया। तो इसमें को हम अपनी तरफ से भी लगा सोच सकते हैं, अपनी समझ सकते हैं, आम को नहीं खाया, तो इसमें कर्म कारक है। अब 20वां क्वेश्चन देखिए, चारपाई पर पिताजी बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई पर कौन सा कारक है? पहला है करण कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है अपादान कारक और चौथा है अधिकरण कारक। तो चारपाई पर बताया था ना, स्थान, समय, अवसर, कहाँ पर। ठीक है, तो चारपाई पर अधिकरण की पहचान क्या है? विभक्ति चिन्ह में पर। तो ये हो गया चारपाई पर कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। ठीक है, इस प्रकार से हमने, और एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं। जैसे शीला छत पर गई, ठीक है, या कह दें कि शीला छत पर है, तो इसमें कौन सा कारक है? में पर आ गया, तो इसमें कौन सा कारक है हमारा? अधिकरण कारक। इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, शीला छत पर है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है कारक, वो पूरा आसान शब्दों में मैंने समझाया है। उम्मीद करती हूँ आप इसको पूरा देखोगे और पूरा समझोगे। ठीक है, आधा थोड़ा छोड़ के, थोड़ा देख के छोड़ देना तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आप किसी चीज़ की थोड़ी नॉलेज ले रहे हो, तो आप उस टॉपिक में आप अपने आप को परफेक्ट नहीं समझ सकते। जब तक आप उस टॉपिक को अच्छे से देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक आप नहीं कह सकते कि इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है। ठीक है, तो एग्ज़ाम अभी सबके नज़दीक हैं, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे DSSB वाले बच्चे हैं, या जिस भी एग्ज़ाम को आप किसी ने कोई भी फॉर्म फिल किया हो, तो सबके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। तो इसीलिए हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। कुछ समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जिस क्वेश्चन को मैं कहती हूँ कि कमेंट करके इसका आंसर देना, तो उसका आंसर भी आपको देना है। ठीक है, टॉपिक पढ़ने के बाद, समझने के बाद।
ठीक है, तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास से हम हिंदी व्याकरण को थोड़ा विराम देंगे, हम कराएंगे जनसंचार माध्यम से स्टार्ट करेंगे कि जनसंचार माध्यम क्या होता है। DSSB में इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 11th-12th क्लास में भी आते हैं, तो हम जनसंचार के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।